नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 में आधुनिक विश्व में चरवाहे। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का तारतम्य है और आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाने और इससे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। आशा करता हूं आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और सबसे मेन बात लाइक अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। दोस्तों, ये कक्षा 9 का पाठ्यक्रम में अध्याय 5 में आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है, चित्र के बारे में जानकारी लेते हैं। चित्र 1 में पूर्वी गढ़वाल में बुग्याल में चरती भेड़ें। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घासों, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती हैं। मानसून में इन चारागाहों में घनी हरियाली आ जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह पर टिके नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में वो यहां से वहां घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देखते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों की रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? चारावाहों के इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो फिर ये चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों को कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितनी गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबाव का किस तरह सामना किया। और इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में, इस 5वें अध्याय के चैप्टर 1 में हम शुरू कर रहे हैं घुमंतु चरवाहों और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं और इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में आ गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए और इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ में ढक जाती हैं तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही जिनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। अप्रैल के अंत तक ये उत्तर दिशा की तरफ जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और अंत में बकरवाल एक बार फिर अपनी बोरियां बिस्तर समेटने लगते हैं और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं।
ये लोग मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं, और वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चरते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौर और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते थे तो उनसे उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में पहुंच जाते थे और सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। वापसी में वे लाहौर और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते, और इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसल की बुवाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ चीजें सुनाता हूं जो ऊपर मैंने छोड़ दी हैं। इसके बारे में जानते हैं स्रोत का। सन 1850 के दशक में जीसी बार्न्स ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया था। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध घी और मवेशियों से मिलने वाले दूसरी चीजें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच में जंगल ने अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पे हांडियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती हैं। वे सिर्फ इतनी चीजें ही बाजार में ले जा पाती हैं जितनी घर चलाने के लिए काफी हो। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर प्रायः ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है और वे शीतोष्ण, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदान में उनका जीना मुहाल करते हैं। ये इस जगह से लिया गया है, जीसी बार्न्स सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा 1850 से 1855। इस सोर्स से इसे मैंने पढ़ा है आपको। चित्र 2 में मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों का एक गुज्जर मंडप दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो। इसके बारे में पढ़ता हूँ। गुज्जर गडरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह की पहाड़ी बांस और घास के बने मंडपों में रहते हैं और इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में होता है। यहाँ गुज्जर घी निकालते हैं और उनसे बेचते हैं। हाल के सालों में वे बसों और ट्रकों में भर कर भी दूध ले जाते हैं। ये मंडप 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। ये आपको देखने मिल गया। इसके बाद ये जो चित्र है इसे आप देखिए। ऊन उतरने का इंतजार हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास उहल घाटी, जहाँ पर ऊन उतारने के लिए जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और मवेशी जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ एक नया शब्द है जिसे देखते हैं। भावर गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क और सूखे जंगलों का इलाका भावर कहलाता है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान कहलाते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये दोनों शब्द नए हैं। इन शब्दों को आप अपने पास नोट करके रखिएगा। पहला शब्द है भावर, दूसरा है बुग्याल। भावर जिसे मैंने पढ़ा गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क और सूखे जंगलों का इलाका कहलाता है भावर। ऐसे ही बुग्याल जिसे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान कहा जाता है। चलिए आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ, मतलब भावर अभी मैंने पढ़ा, भावर के सूखे जंगलों की तरफ, और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान यानी कि बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। तो भावर और बुग्याल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। और इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरगाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता है। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। या उन कौन से? भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग इसी तरह के चरवाहे थे, जो क्या है, चरवाहे समुदाय के साथ दिखाई देते थे। मतलब इनका यूज वो जो चरवाहों की जिंदगी है उसको व्यतीत करते थे। ये सभी समुदाय
मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाके पे पड़ने वाले चरगाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी तो या इस्तेमाल के कबीले नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चल जाते थे। इस आवाजाही के चारागाह ज़रूरतों से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व ज़िंदगी भी लौट आती थी। इस हिस्से को आप देख सकते हैं चित्र में। ये चौथा चित्र है जिसमें आप देखें गद्दी भेड़ों के की ऊन उतार रहे हैं। ये जो गद्दी हैं ये समुदाय कहलाता है एक चरवाहों का। ये क्या कर रहे हैं? भेड़ की ऊन उतार रहे हैं ना, भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदान यानी कि धार से नीचे आने लगते हैं और रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुला कर साफ किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 1.2 में पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों से ही नहीं रहते, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी और उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे जबकि कुछ भैंसे पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां ही होती थीं। बाजरे जैसी सूखी फसल के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। तो एक बार फिर समझिएगा इसको, है ना। तो ये क्या है? ये पश्चिम। तो ये जो है ये उत्तर की दिशा पे, मतलब हमारे भारत की स्थिति में जब ऊपर की तरफ जो इलाके हैं वहां से रहते हुए किस तरफ बढ़ते थे? पश्चिम की तरफ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ के साथ कोंकण के इलाकों में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी के कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र है 5। इसमें हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान में चरते राइका समुदाय के ऊंट। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाकों में चरना पड़ता है। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूठ को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिलती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम उगते थे। मानसून की बारिश शुरू होती ही रंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसून हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। कुछ नए शब्द हैं, इनको पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। नए शब्दों में पहला आपने पढ़ा रबी की फसल। रबी जिन्हें जाड़ों की फसल कहते हैं, जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। मतलब रबी की फसल जिसे जाड़ों के समय पे बोया जाता है और इनकी कटाई जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में शुरू होती है। खरीफ जिसे सितंबर अक्टूबर के समय काटने वाली फसल कहा जाता है। और ठूठ जो पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ें कहलाती हैं। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ से बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसमों के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में
तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकता था। ऐसे समय में बाकी जानवरों के को सूखी पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी होता था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी था। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेच देते थे। और वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की खोज में रहते थे। आइए स्रोत खा को पढ़ते हैं। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों ने में हमें चरवाहा समुदाय की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था और अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा कि उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जमीन को पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पादन बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं और एक एक घर के 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे और उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बे में जलावन की लकड़ी, छप्पन के लिए पुलाल आदि पहुंचाते हैं। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन, A Journey from Madras Through the Countries of मैसूर, कनारा एंड मालाबार, लंदन 1807। तो ये 1807 का ये लेख था जिसे मैंने आपको पढ़ा। राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता था और इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था। होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक फसल होती ही नहीं थी और इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते वे चारागाह सूखने लगते थे और नतीजन ये लोग नए चारागाह की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायका का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी और उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना होता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों में गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही के सारे काम करने पड़ते थे। इसमें पहले हमने जो छोड़ा उसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्रोत खा पढ़ा, इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, स्रोत का और खा को पढ़िए और इन स्रोतों के आधार पर संक्षेप में बताइए कि चरवाहा परिवार के औरत मर्द क्या क्या काम करते थे। तो अभी मैंने पढ़ा कि उसमें से जो पुरुष वर्ग है वो अपने जानवरों को चराने ले जाते थे। महिला वर्ग जो है वो क्या है, अपने हिसाब से जो परिवार के ज़रूरत का सामान है जिसे उनका परिवार चल सके के लिए वो क्या करती थी, अपने उन चीज़ों को बेचकर अपने परिवार को चलाती थी। और आपकी राय में चरवाहे जंगलों के आसपास ही क्यों रहते थे? वो इसलिए रहते थे ताकि उनके जो मवेशी जानवर हैं वो सभी क्या हो सकें, अच्छे से अपने भोजन को ढूंढ सकें और उनके जरिए वे जो बंजारे की ज़िंदगी जीने वाले जो चरवाहे हैं वो अपने जीविका का पालन पोषण कर सकें। चित्र 6 में आपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक को देख रहे हैं। इसके बारे में बताता हूँ। ये एक राजस्थान के जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके में ऊंट पालकों को मारू, रेगिस्तान, रायका और उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है ना। तो ऊंट पालकों को मारू कहते हैं, मारू यानी कि रेगिस्तान, और रायका यानी कि मारू, रायका और उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ चीज़ें बताई। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी राजस्थान के बलोत्रा स्थित ऊंट मेला है। ये ऊंट पालक यहाँ ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं और मेले में मारू, रायका ऊंटों के प्रशिक्षण में अपनी
महारत का भी प्रदर्शन करते हैं और इस मेले में गुजरात के घोड़े भी लाए जाते हैं। तो आइए अब ये देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेज के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। चित्र में आप ये देख सकेंगे, चित्र 9 है और इसमें मारू राइकाओं की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह की मौखिक परंपराओं में चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है और इस परंपराओं से यह भी पता लगता है सकते हैं कि आप कोई समुदाय अपने अतीत को किस तरह दिखाता है या देखता है। इसके बाद चित्र 10 में आप देख सकते हैं, ये चरगाहों की तलाश में निकले मालाधारी चरवाहे उनके गांव कच्छ की रन में स्थित है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए और इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हो गई। खेतों में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। मतलब चारागाहों की खेती की जमीन में तब्दीली करना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था और खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। और इतना ही नहीं, इससे जूट यानी कि पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था और उनसे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि विकास के लिए नियम बनाए गए और इस कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी और इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उन पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चरगाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे और इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा हो गई। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे और इस कानून की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ियां पैदा होती थी और इन जंगलों हाँ, और इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया और इन जंगलों में चरवाहों की चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकारों तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगीं। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं को चरने के छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की तरह की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं और उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपल भी खा जाते हैं और उनसे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया जाता था जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे और जिन क्षेत्रों में ये प्रवेश की छूट की गई थी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वे वहाँ का चारा कितना ही और घास कितनी ही क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकालना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट के पहले ही लिख लिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। आइए तीसरी बात जाने। तीसरी बात,
अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगर व व्यापारियों और अपने रेवड़ों के लिए हर साल नए नए चरगाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनका नियंत्रण करना ज़्यादा आसान था। जो एक जगह से टिक कर रहती हो, ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। सन 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया, और इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय में सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मघात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय के कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी थी। आइए जानते हैं चौथी बात। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों को और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किए जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूलने की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। सन 1850 से सन 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। सन 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया, और हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह के में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उनका कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उनके पास में उसके दर्ज कर दिया जाता था। ये जो हमने छोड़ा उसको देखते हैं। यहाँ हमने नए शब्द को देखें, परंपरागत अधिकार, जिसका मतलब होता है परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार। इसे हम कहते हैं परंपरागत अधिकार। स्रोत घ सन 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग और कृषि प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चरगाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवड़ रखने में मुश्किल पैदा हो रही है, और इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है। उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो लेख लिया वो था द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया 1928। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। 2.1 में हम जानते हैं इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीजों की वजह से चरवाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरगाहों को सरकार कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। और इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़रिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी, और इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिनों तक ही एक इलाके में चराते थे और उनके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चारागाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों
और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। 2.2 आइए जानते हैं चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। इस बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाह का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका सन 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई इन नई सीमा रेखा ने उन्हें एक तरफ जाने से रोक दिया था। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे और जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशियों को चरा सकते थे। और इसी तरह खेतों को खाद की भी जरूरत रहती थी जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल सकती थी। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदने का एक जगह बसकर रहने लगे। धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे और उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों के ब्याज व कर्ज लेकर दिन काटने लगे और इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे और इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके में चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती तो वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसाहट के नए तौर तरीके ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर कर दिया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहे क्या रास्ते अपनाए, आइए जानते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है भारत के चरवाहा समुदाय। इस नक्शे में केवल उन चरवाहा समुदाय के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में अध्ययन की बात की गई और इनके अलावा भी हमारे कई इलाके चरवाहा समुदाय में रहते थे। तो इधर शुरू करते हैं। सबसे ऊपरी इलाका जहां जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पे गुज्जर और बकरवाल जो चरवाहा की प्रजाति रहती थी, है ना। उसके बाद नीचे आते हैं हिमाचल, यहाँ पर गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं इसके हिस्से पर, ये हिमाचल का हिस्सा है, यहाँ पर भोटिया और गुज्जर रहते हैं। फिर आते हैं इधर राजस्थान, यहाँ पर राइका और बंजारे। इसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ पर बंजारे रहते हैं। इसके बाद आते हैं ये महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पे धंगर। इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम आए तो आंध्र प्रदेश में कुरुबा और गोल्ला ये चरवाहे हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर इधर की तरफ अपन जाते हैं तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर अपन को, है ना, इस हिस्से पर अपने को ये मोनपा प्रजाति मिलती है जो चरवाहों के नाम है बताए मैंने। मरुस्थल क्षेत्र मालाधारी यहाँ का इलाका है, जिसमें आप देख सकते हैं गुजरात का साइड है। तो इस पैमाने के ये जो है माप पैमाने के अनुरूप नहीं है, पर इनकी प्रजातियों को वर्णन इस तरीके से किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं अपन। आइए चैप्टर 3 को अपन देखते हैं। अध्याय 5 के चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे अफ्रीका में चरवाहा जीवन। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है।
आज भी अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं, और इनमें बेदुइन्स, बर्बेस बर्बेड्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। कौन कौन से हैं? बेदुइन्स, बर्बेड्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय शामिल हैं, और इनमें से ज़्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरे, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं, और कुछ चरवाही के में होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने के कारण कोई और भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरा बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव, आइए जानते हैं। ये चित्र 12 है, इसमें मसाई लैंड जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में सुनिए। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर हो जाते रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसलें उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक ही नहीं रहती। तो ये द मसाई एसोसिएशन है जिसके लेख को मैंने आपको बताया। यहाँ पर अफ्रीका का ये मानचित्र दिया हुआ है, इसमें चरवाहा समुदाय बताए गए हैं। छोटी तस्वीर इनसेट में कीनिया और तंजानिया के मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। तो मैं पहले ऊपर का बता दूं। देखिए, ये अफ्रीका के भाग को अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं इसे उत्तर और दक्षिण भाग, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के हिसाब से बताता हूं। तो सबसे पहले उत्तरी इलाका जो अफ्रीका का है, उसमें बर्बेड्स और बेदुइन ये दो प्रजातियां हैं जिन्हें आपके सामने दिखाया। इसके बाद इसी उत्तरी इलाके का जो पश्चिमी छोर है, इस पर अगर जाएं तो यहाँ पे मिलते हैं ताउरेग, बोदाबेफुलानी और मूर्स। इसके बाद आते हैं पूर्वी इलाका, यहाँ पे मिलेंगे बेजा, डननकिल डनानकिल, सोमाली और कब्बाबिश। इसके बाद दक्षिणी इलाका जहाँ पे हरेरो, तस्वाना, जुलू और नामा। ये जो नाम मैंने आपके सामने बताए, ये सभी जो हैं वो मसाइयों का इलाका है, ये चरवाहा इलाका है, ये चरवाहे समुदाय हैं। इसके बाद आते हैं ये जो इंसेट है, इसमें कीनिया तंजानिया के मसाइयों का इलाका है, ये मसाइयों का इलाके में बताता हूँ। इसमें ऊपरी इलाके में आप देख रहे हैं सूडान, इथियोपिया, जायरे, तुर्काना, उगांडा, बोरान, सोमाली, कीनिया, मसाई, विक्टोरिया झील, उसके बाद तंजानिया, यहाँ पे दिख रहा है हिंद महासागर। तो ये जो मैंने आपको सामने पढ़े, इन पर थोड़ा सा गौर करिएगा, इन्हें अपने किताब कॉपी में नोट करिएगा, ये कभी पूछे जाते हैं तो आपके काम आएंगे। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इनके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं, और इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों से किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गई। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। चारागाहों का क्या हुआ? मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों यानी कि स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। सन 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों
गोरों को बसने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया। सॉरी। औपनिवेशिक शासन के पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उनका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी, और जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया था। कीनिया में मसाई मारा व सांबूरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे, और इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाके में ना तो शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों का ना तो शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे, है ना, जिसमें ढोर डंगर बोलते हैं ना, ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों के कब्जा करके बनाया गया था। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें छोड़ी, उसको देखते हैं। तंगानिका के बारे में ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता है, और सन 1919 में तंगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और सन 1961 में उसे आज़ादी मिली, और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये है मसाई। नाम मा शब्द से निकला है। मा साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से ये मासाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क धूल भरे बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्धशुष्क विश्व इस अर्धशुष्क विश्वद्वीपीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं और ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। सॉरी। आइए पढ़ते हैं स्रोत 4। अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काउकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काउकोलैंड और पास में ही स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया था। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतू पशुपालक की शिकायत थी, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, बहुत हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते। ओबाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओबाम्बोलैंड में रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं। ये सीमाएं हमें मार दे रही हैं, जीना मुश्किल है। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के चरवाहों का बयान, नामीबिया 1949, माइकेल बार्लिंग द
द कॉलोनियल एनक्लिप्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न नामीबियन पोस्टोरल इकोनॉमी अफ्रीका 1998 से उद्धत ये आपको मैंने सुनाया। आइए पढ़ते हैं स्रोत छा। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया। नामीबिया के काउकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया। जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा ना हो जाएं, तब तक इन मूल निवासियों को इलाकों में दाखिल होने के लिए पास जारी ना किए जाएं। इस आदेश का मकसद इलाकों में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना था। इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालात में जारी नहीं ना किए जाएं। काउकोलैंड परमिट्स टू एंटर मजिस्ट्रेट द्वारा उर्जो कमांजॉब के पुलिस स्टेशन कमांडरों को लिखा गया पत्र, जो मैंने अभी आपको पढ़ा, ये 24 नवंबर 1937 का है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चारवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी अन्य जगह पर चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिर दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदी लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा सकते थे। ये विशेष परमिट लिए बिना जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियम का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया जाता था। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित है। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह से संबंध ना रखना भी मुश्किल नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों का श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद ब खुद कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाहों और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से इनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए, जो जरूर लग गए। 3.3 जब चारागाह सूख जाते हैं। सूखा दुनिया भर के चारागाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उन साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं और वे यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। इसी घुमंतूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था और उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया। चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई और उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया।
और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका सबसे हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों को बहुत सारे मवेशी भूखे और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। सन 1930 में एक जांच में पता चला कि कीनिया के मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ें और 1,71,000 गधे थे। सन 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए और बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.4 में पढ़ते हैं, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आप आए बदलावों से सारे चरवाहों का एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन यानी कि एल्डर्स और योद्धा यानी कि वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशियां छीन कर लाते थे। जहाँ जानवरों की संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं हमले से तय होती थी और युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समुदाय के मवेशियों को छीनकर और में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनमें आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले में सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी और इसके बाद उन्होंने हमला और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी और इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे और उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे और उनमें से ज़्यादातर बाद के शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे और उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे, जिन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास की शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई और कुछ काम करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज के दो स्तरों में बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेद पैदा हुआ। आइए ऊपर जो हमने छोड़ा इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं चित्र 16, योद्धा गहरे लाल रंग की शुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं तथा स्टील के नोक वाली 5 फुट लंबी भाला रखते हैं। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं और उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुख करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। सौजन्य से द मसाई एसोसिएशन।
ये चित्र 17 है। इसमें आप देखेंगे कि आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है और इस यात्रा के अंत में वे छापा मारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों में नहीं गुजरना पड़ता। द मास मसाई एसोसिएशन सौजन्य से तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये सभी जानकारियां जो हैं वो आपको एनसीईआरटी के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। निष्कर्ष पे आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानून और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता गया। जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गईं, इसलिए वे नए चारागाह की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल देते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत, रियायत और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन ने अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतु चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत बड़े पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यह चित्र है जयपुर राजमार्ग पर राई का गड़रिये का। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गड़रियों के नए इलाकों में जाने की प्रक्रिया का एक नया अनुभव बन गया है। ये आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप करिए। जिन चीज़ों में आपको समस्या आती है उस पर आप हमसे विचार प्रश्न कर सकते हैं। हम आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। जिन लोगों के ईमेल हमें आ रहे हैं उन सभी के जवाब आपको दिए जाते हैं। आप उनसे संतुष्ट हैं, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। हम हमारी टीम और आप को सब बड़ों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसी में और आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। और इसी के साथ नए चैप्टर आप सभी को समय समय पर मैं लेकर आता रहूँगा। जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जाने से पहले आप सभी से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।